Hello students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. In this part, we will discuss the chapter 1 of class 10 geography. It's a part 3. Till now we have discussed the part 1 and part 2. In this third part, we are discussing soil as a resource. So what is soil? What are the classification of soil resource? And what is soil erosion? And how we can conserve this soil? So let's discuss. So what is soil? Soil as a resource. Soil is the most important renewable natural resource. So हमने जब स्टार्टिंग में जब रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखा था तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू हो सकते हैं, जो नॉन रिन्यू, जो कभी रिन्यू नहीं हो सकते, इस तरह के रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देखा था. तो सोइल इज अ रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्स. It is medium of plant growth and support different type of living organism on the earth. तो यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं वो ग्रोथ करने के लिए और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलप होने के लिए, उनके सेटल डाउन होने के लिए ये सोइल रिक्वायर्ड है अर्थ पे. सो सोइल इज अ लिविंग सिस्टम. इटसेल्फ पूरा एक लिविंग सिस्टम है जिसमें लिविंग प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म रेजाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स टू फॉर्म सोइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ. हमने देखा, हम जब कहीं पर भी खुदाई एक्सकेवेशन करेंगे, हम थोड़ा बहुत भी वहां पे यूज लेंगे तो वहां सोइल है, लेकिन बहुत फ्यू सेंटीमीटर्स की भी जो सोइल है उसको ग्रो होने में, उसको सोइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत लंबी टाइम ड्यूरेशन लगती है. रिलीफ, जो कोई भी टेरेन है, कोई भी एरिया है, वहां का रिलीफ कैसा है, वहां माउंटेन है, प्लेटू है, मॉइस्चर वाली एरिया है, वो जो रिलीफ है, पेरेंट रॉक, वहां पर जो रॉक्स थी, वहां जो चट्टाने हैं, वहां जो नीचे जो चट्टाने वो किस टाइप की हैं, क्लाइमेट, वहां बहुत ज्यादा हीटेड क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा सोलर इंसोलेशन है, वहां मॉइस्चर वाला क्लाइमेट है, यहाँ वहां अदर टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये. एंड नेक्स्ट इज वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन फॉर्मेशन ऑफ दी सोइल. तो सोइल फॉर्मेशन जो होगा वो वहां क्लाइमेट किस तरह का है, वहां वेजिटेशन किस तरह का है, जिससे ह्यूमस जो क्रिएट होगा उस सोइल के डेवलप होने के लिए जो ह्यूमस रिक्वायर्ड है वो उस वेजिटेशन से आएगा, वो कैसा है, वहां के रिलीफ कैसे हैं, वहां पर जो रॉक्स हैं वो किस तरह के मिनरल्स वाले हैं, उसमें कैल्शियम ज्यादा है, मैग्नीशियम ज्यादा है, उन रॉक्स में किस तरह के एलिमेंट्स, किस तरह के मिनरल्स ज्यादा है, ये सब वो जो सोइल है उस पर डिपेंड, वो सोइल जो है वो जो डेवलप होगी वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. और वहां पर जो भी जितना टाइम रिक्वायर्ड रहा, कितने टाइम लगा, और उस पर डिपेंड होगा कि वो सोइल किस तरह की है. वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन द टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, wind and glaciers, activities of decomposer etc contribute to the formation of soil. So जो soil है उसके लिए factors क्या जो है किन फैक्टर्स की वजह से कंट्रीब्यूशन जो हुआ वो सोइल बनी. लेकिन बहुत सारे नेचुरल जो फोर्सेस हैं, लाइक वहां पर टेम्परेचर कैसा था, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो जो रॉक होगी उस रॉक में एक्सपांशन, या फिर टेम्परेचर बहुत कम है तो उसका श्रिंक बहुत आसानी से होगा. वहां पर जो रनिंग वाटर है, वो जो रॉक्स है उससे वहां से लगातार पानी, लगातार नदी जो बह रही है उससे उस रॉक के छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे, फिर वो रॉक डिकम्पोज होगी, या फिर बहुत सारे अदर डिकम्पोज मटेरियल हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. वहां जो विंड है उसकी वजह से वो डिकम्पोज हो सकती है, वहां जो ग्लेशियर्स है उनकी वजह से ऐसा हो सकता है. तो होता यह है कि ये जो रॉक है इसके नीचे किस तरह के मिनरल है, इस पे डिपेंड रहा सोइल फॉर्मेशन. ये एक लाइकेंस जो है, जो लाइकेंस उस रॉक के आसपास डेवलप हुए, उसने उसको कितना डिकम्पोज हुआ, या छोटे छोटे कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो धीरे धीरे उस रॉक को डिकम्पोज करेंगे. ये जो फैक्टर्स है उस सोइल के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. फिर जब सोइल धीरे धीरे डेवलप हो गई, उस सोइल के अंदर खुद क्या क्या केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस उसमें हो रहे हैं, उस वजह से वो सोइल और फिर फर्दर डेवलप होगी, फर्दर उसमें कुछ चेंजेस होंगे. एंड ऑर्गेनिक जो चेंजेस हैं उस वहां पर जो फ्लोरा और फौना जो डेवलप हो रहा है, वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या चेंजेस हैं, वो जो अदर फैक्टर्स हैं, इन सब फैक्टर्स की वजह से वो जो सोइल है वो किस तरीके से डेवलप होगी, ये सोइल के अंदर, उसके डेवलप होने के अंदर जो ये फैक्टर्स इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं.
So now soil also consists of organic और द ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो उस सोइल के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ह्यूमस है, जो वहां वेजिटेशन था उससे जो पार्ट निकला वो उसके सोइल के अंदर मिक्स हो गए, या फिर इनऑर्गेनिक किस तरह के मिनरल्स है, उसके अंदर कार्बन है, उसके अंदर सिलिका है, उसके अंदर हाइड्रोजन है, किस तरह के मिनरल्स, वहां पे आयरन हो सकता है, ये सब उस सोइल में जो है वो अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं और उस सोइल के अंदर कंसिस्ट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। जो ये सोइल है वो किस तरह की है, कितने तरह की सोइल यहाँ पर इंडियन लैंड पे अवेलेबल है, उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया है, ये चैप्टर नेक्स्ट एक्सप्लेन करता है। तो हम एक एक जो क्लासिफिकेशन होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। सो इट सेज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन। हमने देखा जो सोइल फॉर्मेशन हो रहा है वो वहां क्लाइमेट है, वहां पर किस तरह के डिकम्पोजिंग फैक्टर्स वहां पे अवेलेबल है, डिकम्पोजिंग के एजेंट्स क्या क्या है, वहां पे वाटर है, वहां पे विंड है, या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एज ए डिकम्पोजर अगर वो काम कर रहे हैं, या फिर वहां पे क्लाइमेट किस तरीके का है, इन सब से जो सोइल फॉर्मेशन हुआ उसके आधार पर, उनके बेसिस पर इस सोइल का क्लासिफिकेशन किया है। सो कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, soil का formation, chemical and physical properties, the soil of India are classified in different way। किस तरह की थिकनेस है, कितनी वहां पर थिकनेस है, उस सोइल का कलर किस तरीके का है, उस सोइल के फॉर्मेशन में किस तरह के फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल रहे, उसका टेक्सचर कैसा है, वो सोइल कितनी पुरानी है, एज के बेसिस पर, या फिर वहां पर जो केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उस सोइल के अंदर, उसके बेसिस पर इंडिया की जो सोइल है उसे अदर पार्ट में क्लासिफाई किया है। जैसे कि एक सोइल को हम बोलते हैं एलुवियल सोइल, फिर है ब्लैक सोइल, रेड एंड येलो सोइल, लेटराइट सोइल, एरिड सोइल एंड दी फॉरेस्ट सोइल। इन सबका जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए ये सब फैक्टर्स जो है हमने काउंट में लिए हैं। इसके बाद इंडिया हैज वेरी रिलीफ फीचर, जैसे हमने कहा था कि कई एरिया पे माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेटूज है, कहीं पर प्लेन एरिया है, तो ये जो रिलीफ फीचर है, लैंड फॉर्म्स अलग अलग, क्लाइमेट रियाम्स एंड द वेजिटेशन टाइप, these have contributed in the development of various type of soil। जैसे एरिड एरिया होगा वहां पर सोइल अलग तरह की होगी, जो मॉइस्ट एरिया है वहां पर सोइल अलग तरह की होगी। तो इस तरह से सोइल्स का एक क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में इंक्लूड है। अब हम एक एक सोइल किस तरह से सोइल है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी क्वालिटी क्या क्या है, और उसमें लास्ट में जाकर के उस सोइल का इरोजन किस तरीके से होता है, उस सोइल के इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, ये हम चैप्टर में एक एक वे में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सोइल में सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल में सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल से आप सीधा सीधा ये समझिए जो सरफेस रनिंग वाटर है, जो सीधे जो पानी बह रहा है उसकी वजह से जो सोइल डेवलप हुई उसको हम बोलते हैं एलुवियल सोइल। सो एलुवियल सोइल के बारे में चैप्टर बोलता है दिस इज द मोस्ट widely spread and the important soil, in fact the entire northern plain are made of alluvial soil। ये जो northern plain areas है, जब फिजियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें जो ऊपर एरिया जो है नॉर्थ साइड में वो प्लेन एरिया, वो पूरा प्लेन एरिया किस सोइल से बना हुआ है, एलुवियल सोइल से। These have been deposited by three important Himalayan river system, the Indus, दी गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र। सो इस इंडस रिवर से यहाँ पर जो प्लेन एरिया डेवलप हुआ उसमें, गंगा एरिया से जो एरिया डेवलप हुआ उसमें, एंड ब्रह्मपुत्र से जो एरिया डेवलप हुआ उसमें, इन सब रिवर से रनिंग सरफेस वाटर जो इन रिवर्स का है उससे जो सोइल डेवलप हुई नदर्न प्लेन एरिया में, वो आपकी एलुवियल सोइल है। These soil also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor। तो राजस्थान और गुजरात तक एक नैरो कॉरिडोर में भी ये एलुवियल सोइल आपको मिलती है। एलुवियल सोइल इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया है इस एरिया में भी ये एलुवियल सोइल मिलती है। और यहाँ पर किस वजह से मिलती है, इन द डेल्टास ऑफ महानदी। यहाँ जो आपकी महानदी रिवर है उसके डेल्टा में, गोदावरी रिवर के डेल्टा में, ये जो गोदावरी रिवर का डेल्टा है, कृष्णा एंड कावेरी रिवर का जो डेल्टा है, तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है इसका जो नैरो कॉरिडोर है वहां पर ये सोइल मिलती है। तो एलुवियल सोइल की आप इस चैप्टर में जगह बताई है, कहां कहां पर एलुवियल सोइल मिलती है। तो नैरो कॉरिडोर राजस्थान और गुजरात का, नदर्न प्लेन एरिया जो है इंडिया का उसमें, और ईस्टर्न कोस्ट एरिया में जो डेल्टाज है चारों रिवर्स के, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी रिवर्स के जो डेल्टा है वहां पर एलुवियल सोइल मिलती है। ये हो गई एलुवियल सोइल की लोकेशन की बात।
एलुवियल सॉइल की जो क्वालिटी है उसमें किस तरह के मिनरल्स हैं, अब उसकी बात करते हैं। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें बहुत जो सैंड पार्टिकल है इसका कंपोजिशन मिलेगा, सिल्ट का मिलेगा और क्ले का कंपोजिशन मिलेगा। इन सबसे अलग अलग वेरियस जो कंपोजिशन है इससे मिलकर के एलुवियल सॉइल बनी है। As we move inland toward the river valley, रिवर वैली के अंदर, रिवर वैली में थोड़ा सा और आगे की तरफ अगर हम चलेंगे तो धीरे धीरे इस सोइल के जो पार्टिकल्स हैं वो मोटे होते जाएंगे, वो बढ़ते जाएंगे, वो कोर्स होते जाएंगे। As we move inland toward the river valley, soil particles appear somewhat bigger. वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं soil particles inside. In the upper reaches of the river valley, जहां से रिवर ओरिजिनेट हो रही है उसके बाद में जो एरियाज है वहां पर, क्योंकि ये जो एलुवियल सोइल है, ये जो सरफेस रनिंग वाटर है, जो नदियों के साथ जो पानी आ रहा है उसकी वजह से डेवलप हुई। तो जहां से ये अपर एरिया, जहां पे रिवर डेवलप हो रही है, रिवर जहां से ओरिजिनेट हो रही है, उस एरिया में अगर हम इसके पार्टिकल्स देखेंगे, नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप द सोइल आर कोर्स, वहां पर ये जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, वो और ज्यादा कोर्स है। सच सोइल्स आर मोर कॉमन इन पेडमेंट्स प्लेन्स सच एज द्वाच, काओस एंड तेराई। तो काओस, तेराई एंड दी द्वाच, ये कुछ एरियाज है, कुछ टेरेन है जिन्हें डिफाइन करते हैं हम। सो द्वाच आर दी फुटहिल और फुटहिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। तो हमारा जो ईस्टर्न हिमालय वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो फुटहिल्स है उसको हमने द्वाच बोला है। यहाँ पर भी जो एलुवियल सोइल है उसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े कॉर्च है। इसके बाद में काओस जो एरिया है, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, तो हिमालय का सबसे सदर्न पार्ट जो है शिवालिक, वहां पर जो प्लेन एरिया है उसमें जो एलुवियल सोइल है उसके भी पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं। एंड लास्ट इज तेराई। ये जो एरियाज है, इस तेराई एरिया में जो मार्शी, जो नेपाल, मैक्सिमम जो नेपाल की बाउंड्री वाला जो एरिया है, ये मार्शी दलदली क्षेत्र है। इस एरियाज में भी जो है वो आपको एलुवियल सोइल मिलती है, लेकिन उसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े हैं। एलुवियल सोइल के बारे में आगे चैप्टर क्या बात करता है, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स। अभी तक हमने देखा कि उसमें सिल्ट है, उसमें क्ले है, उसमें सैंड है, या फिर उसके जो पार्टिकल्स है वो किस तरह के, इस बेसिस पे हमने एलुवियल सोइल को डिफाइन किया। लेकिन एज मींस कितनी ड्यूरेशन पहले वो सोइल, एलुवियल सोइल का फॉर्मेशन हुआ है, इस बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन है। सोइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो सोइल्स जो है उसमें जो मिनरल्स मिल रहे हैं, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, उसका जो कंपोजिशन है या फिर उसका जो ग्रेन्स की साइज है, उस बेसिस पे डिफाइन होती है। तो एज के बेसिस पे जो एलुवियल सोइल है, अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सोइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल, और इसको बोला जाता है बांगर, और द न्यू एलुवियल और द खादर। सो क्या है कि अगर ये आपका माउंटेनस एरिया है, यहां से सरफेस वाटर, यहां से रनिंग वाटर बहेगा, तो इस रनिंग वाटर के बिल्कुल पास में जो सोइल डेवलप होगी उसको हमने न्यू एलुवियल या फिर खादर बोला है। लेकिन धीरे धीरे ये सोइल पास के एरिया में डिपॉजिट होती जाएगी, इसको हमने ओल्ड एलुवियल या फिर बांगर बोला है। तो द बांगर सोइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। तो यहां पर जो बांगर एरिया है इसमें धीरे धीरे उसके जो सोइल के पार्टिकल है वो एक साथ बाइंड होते रहेंगे, उसके पार्टिकल थोड़े से बड़े होने लगेंगे, तो उसमें जो कंकर नोड्यूल्स हैं वो थोड़े बड़े होंगे। नोड्यूल देश देन द खादर। खादर हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर। तो जो खादर है वो न्यूली डेवलप्ड है, न्यूली सोइल डेवलप्ड है, उसके पार्टिकल्स फाइन है, उसमें मॉइस्चर कैपेसिटी ज्यादा है, उसमें मिनरल कंपोजिशन ज्यादा है, इसलिए उसकी फर्टिलिटी बांगर के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है। एलुवियल सोइल्स एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। पूरी या तो बांगर खादर एज ए होल वो बहुत फर्टाइल है। मोस्टली दीज सोइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। क्या क्या? पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम उसमें बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में उसमें मिनरल्स अवेलेबल है। इस वजह से उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, और ये पर्टिकुलर जो मिनरल होते हैं वो पर्टिकुलर कुछ क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। वो क्रॉप्स कौन कौन से हैं? विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पेडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप। तो इस एरिया में जहां पर भी एलुवियल सोइल होगी, हमने एलुवियल सोइल के जो एरियाज देखे उनमें इस तरह के क्रॉप्स, कौन से? सीरियल क्रॉप्स हो गए, पल्स हो गए, शुगर कैन हो गया, या फिर पेडी हो गया, जो चावल धान की खेती हो गई, ये सब बहुत अच्छे
अच्छा इनका क्रॉपिंग होता है, अच्छा इनका प्रोडक्शन होगा। रीजंस ऑफ एलुवियल सोइल आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। ऑब्वियस है, जितना क्रॉपिंग आउटपुट अच्छा मिलेगा, जितनी क्रॉपिंग एक्टिविटी अच्छी होंगी, उसका आउटपुट अच्छा होगा, अच्छी खेती वहां पे मिलेगी, तो वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा एरियाज में क्रॉपिंग होगी, और उस क्रॉपिंग पर डिपेंडेंट जो है, उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो ऐसे एरिया में जहां पे फर्टाइल लैंड है वहां क्रॉपिंग भी ज्यादा है, वहां पर जो पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है वो भी, उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई चैप्टर बोल रहा है रीजंस ऑफ एलुवियल सोइल आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। सोइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। तो जो एलुवियल सोइल ड्राई एरिया में जो पहले सोइल डेवलप हो गई वो अल्कलाइन है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसमें लंबे टाइम तक इरिगेशन चाहिए, तब जाकर के उसमें अच्छा कल्टीवेशन पॉसिबल है। सो नेक्स्ट सोइल इज ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल को हम डिफाइन करते हैं, दीज सोइल्स आर ब्लैक सोइल इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सोइल। जो ब्लैक सोइल है उसको रेगुर सोइल भी बोला जाता है। एंड इस जो ब्लैक सोइल है इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन डेवलप होता है। दैट्स व्हाई ब्लैक सोइल इज आइडियल फॉर कॉटन एंड आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोइल। ये आपकी ब्लैक सोइल है। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेट कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल। तो जो ब्लैक सोइल है उसकी जो पेरेंट रॉक है वो बहुत मैटर करता है इसके फॉर्मेशन में। दिस टाइप ऑफ सोइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप और बसाल्ट। तो इंडिया का जो डेक्कन ट्रैप है, जहां पर पहले कभी वोल्केनो रहा होगा, उसमें से जो लावा आया, उससे जो रॉक्स बनी, उनका धीरे धीरे जब डिकम्पोजिशन हो रहा है, उस डिकम्पोजिशन से जो सोइल बनी वो है आपकी ब्लैक सोइल। तो डेक्कन ट्रैप या बसाल्ट जो रॉक्स थी वहां पर, उस एरिया में ये पूरा बना। तो ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। यहां जो लावा डेवलप हुआ और ये जो डेक्कन ट्रैप का जो नदन वाला पार्ट है, इसमें ब्लैक सॉइल डेवलप हुई। और ये रीजन कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र जो गुजरात का पार्ट है, मालवा प्लेटू जो विंध्या के सदर्न पार्ट में है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। तो ये वाला जो पार्ट जो आपको मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस एरिया में ब्लैक सॉइल डेवलप हुई है। और इस ब्लैक सॉइल के पीछे जो लावा ट्रैप है, जो डेक्कन में बसाल्ट तरह की जो रॉक्स है, उस रॉक्स के डिकम्पोजिशन से इस तरह की ब्लैक सॉइल डेवलप हुई है। The black soils are made up of extremely fine clay material। तो ये जो क्ले मटेरियल है बहुत फाइन पार्टिकल्स है, इसलिए इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी वो भी बहुत ज्यादा होगी। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इन एडिशन दे आर रिच इन सोइल न्यूट्रिएंट्स। तो सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज्यादा है। स्पेशली कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, ये बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से प्रॉपर्ली लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट और इसके बाद मैग्नीज और पोटाश, ये भी कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। दैट्स व्हाई द ब्लैक सोइल इज कॉल्ड एज ब्लैक कॉटन सोइल। दीज सोइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। यहां पर फॉस्फोरिक कंटेंट कम है, इसलिए इसमें पैडी उतना तरीके से अच्छे से डेवलप नहीं होगा। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जब ये सोइल जो है, जब यहाँ पे हॉट क्लाइमेट होगा तो इसके अंदर इस तरह से कुछ क्रैक्स, बहुत सारी दरार हो जाती है इस तरीके से। अब जब ये होंगी तो इसमें जो एयर है वो नीचे तक जाएंगी, तो इसमें इस सोइल का रिप्लेनिशमेंट होगा। ये सोइल जो वापस से रिसाइकल होगी और उस एरेशन होने से, उस हवा के अंदर जाने से ये सोइल वापस से और फिर रेडी हो जाएगी। तो हॉट वेदर में दे डेवलप डी क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर व्हिच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सोइल। These soils are sticky when wet and difficult to work unless tilted immediately after the फर्स्ट आवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून शावर। अगर यहां पर बारिश आ गई, अगर यहां मानसून हो गया या फिर इस पे इरिगेशन हो गई, तो ये स्टिकी हो जाएगी और इस पर जो एग्रीकल्चर मशीनरी है उसको ऑपरेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए प्री मानसून शावर या फिर रेनी सीजन आने से पहले इसका रिलेशन इस पर जो है वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एल्स जब वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, फिर इस सोइल पर एग्रीकल्चर मशीनरी को यूज करना और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। The next is red and yellow soil.
सो रेड एंड येलो सॉइल का एरिया मैंने आपको मार्क किया है। रेड सॉइल्स डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। जो इग्नियस रॉक है, जो प्राइमरी रॉक जिसे हमने कहा सबसे फर्स्ट में, उसका जब डिकम्पोजिशन होगा तो रेड एंड येलो सॉइल डेवलप होती है इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो। तो ये जो डेक्कन प्लेटो था, इस डेक्कन प्लेटो के इस वाले पार्ट में, वेस्टर्न वाले पार्ट में आपको ब्लैक सॉइल मिली, लेकिन इस वाले पार्ट में डेक्कन जो प्लेटू है उसके कौन सा ईस्टर्न वाले पार्ट में और सदर्न वाले पार्ट में जो एरिया है उसमें रेनफॉल थोड़ा सा कम है, तो वहां जो सॉइल डेवलप हुई वो रेड सॉइल डेवलप हुई। येलो एंड रेड सॉइल आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन। तो ये वाला जो पार्ट है, उड़ीसा वाला जो पार्ट है, छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है, और कुछ पार्ट जो नदर्न प्लेन का सदर्न वाला पार्ट है, वहां पर भी आपको वहां पर जो वो है रेड और येलो सॉइल आपको मिलेगी। एंड अलोंग दी पेडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, और ये जो वेस्टर्न घाट का जो एक जोन है, जो स्लोप वाला एरिया है, उस स्लोप में भी आपको रेड और येलो सॉइल मिलेगी। दीज सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफॉर्मिज्म रॉक। तो जो रॉक्स है उसका मेटाफॉर्मिज्म जो हुआ उसके वजह से, और जो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से इसमें रेड कलर मिलता है। तो जब भी जो रेड कलर है सोइल के अंदर, वो आयरन के जो मिनरल्स हैं उनकी वहां पर एडिशन है, वो उसमें जाने की वजह से रेड कलर हुआ है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स हाइड्रेटेड फॉर्म, जब बहुत ज्यादा इस पर इरिगेशन होगा या फिर बहुत ज्यादा इस पर मॉइस्चर वहां पर मिल जाएगा तो ये येलो जैसी दिखने लगती है। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज रेड एंड येलो सोइल। द नेक्स्ट इज लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल जो है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रिक। जो ब्रिक जो है जिस तरह की दिखती है उस तरह की ये लेटराइट सोइल है। दैट्स व्हाई it is named as laterite soil. The laterite soil develop under the tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. जहां पे ड्राई और जो वेट सीजन है वो साइकिल में चल रहा है ऐसे, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं उन एरियाज में इस तरह की लेटराइल सोइल डेवलप होती है। दिस सोइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैविंग रेन। अगर रेन आई, रेनफॉल हुआ, उससे जो लीचिंग एक्टिविटीज जो हो रही है उस फिनोमिना की वजह से लेटराइट सोइल डेवलप होती है। मोस्टली टू हैवी रेन, लेटराइट सोइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक है, generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern state, western Ghat region of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and North East region। तो मैंने आपको जो ब्लू कलर में जो एरिया मार्क किया हुआ है, ये उड़ीसा वाला रीजन, सदर्न पार्ट वाला रीजन, महाराष्ट्र वाला ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट वाला रीजन, ईस्टर्न घाट वाला रीजन, उड़ीसा वाला पार्ट, इन सब एरिया में लेटराइट सॉइल मिलेगा। Where these soil supports deciduous and evergreen forest, it is humus rich। यहाँ पर जो वेजिटेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म जो है उनसे जो ह्यूमस डेवलप किया वो बहुत ज्यादा मिलता है इसमें। बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। लेकिन जहां ड्राई एरिया है वहां पर इसमें ह्यूमस आपको नहीं मिलेगा। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन। अब यहां पर ह्यूमस कम है तो उन सोइल की जो पार्टिकल्स है उनके अंदर बाइंडिंग कम है, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लूज रहेगी। उस लूज की वजह से इसमें इरोजन और डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होगा। सो दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। आफ्टर एडॉप्टिंग appropriate soil conservation technique particularly in the hilly areas of Karnataka, this Karnataka area में केरल एंड तमिलनाडु, दिस सोइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। तो इंडिया में जो टी और कॉफी प्लांटेशन जो एरियाज हैं वहां पे अगर जो लेटराइट सोइल है इसको प्रॉपर मैनेज किया जाए, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका किया जाए, तो ये टी और कॉफी प्लांटेशन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। रेड लेटराइट सोइल इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु एरिया है यहाँ पर जो सोइल है, और आंध्र प्रदेश और केरला में है, यहाँ पर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। यहाँ पर जितना भी काजू कैश्यू नट का जो प्लांटेशन है वो इसी तरह की सोइल के अंदर होता है। सो अवर नेक्स्ट सोइल इज एरिड सोइल। जो ड्राई एरिया है उसमें जो सोइल है, एरिड सोइल रेंज फ्रॉम रेड ब्राउन
रेड टू ब्राउन इन कलर, जो हल्का रेडिश से लेकर के ब्राउन कलर का जो शेड है, जो टेक्सचर है, वो इस सोइल के एरिड सोइल के अंदर मिलता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ये सैंडी है, इसके जो पार्टिकल है उसके अंदर सैंड के जो कंपोजिशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और ये सलाइन है। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। इसमें जो जिस एरिया ड्राई एरिया में है वहां पे इसमें साल्ट कंटेंट और बहुत ज्यादा मिलता है। एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। तो ये जिस एरियाज में ये सोइल मिलती है उस एरिया में बहुत सारी जगह पे इवेपोरेशन, उस पूरे एरिया में इवेपोरेशन करके उसके आउटर सरफेस एरिया से साल्ट ऑब्टेन किया जाता है, कॉमन साल्ट। Due to the dry climate, high temperature and evaporation is faster, and the soil lacks humus and moisture. इन सब एक्टिविटीज की वजह से इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, और इसी की वजह से इसमें ह्यूमस जो है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, वो धीरे धीरे मॉइस्चर के साथ जो कंपोजिशन होगा तो ह्यूमस बना, वो भी इसमें अवेलेबल नहीं होता। द लोअर होराइजन्स ऑफ द सोइल्स आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। तो ये जो इसके नीचे वाले जो एरियाज है, इस जो सोइल है उसकी डेप्थ वाला जो एरिया है, इसमें कंकर बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम कंटेंट जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सेटल होता जाता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। तो जब भी ऊपर के एरिया में कहीं पे सरफेस वाटर अवेलेबल भी होगा तो वो नीचे की तरफ सेटल होना, वो मॉइस्चर नीचे तक जाना, नीचे लेयर तक जाना उसमें पॉसिबल नहीं होगा। ये जो लेयर है कंकर लेयर, ये इसको रेस्ट्रिक्ट करती है वाटर को। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सोइल बिकम कल्टीवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो वेस्टर्न राजस्थान का जो थार वाला जो एरिया है, वहां जहां ये सोइल मिल रही है एरिड सोइल, यहां पे अगर प्रॉपर इरिगेशन की जाए तो इस सोइल में बहुत अच्छा क्रॉपिंग पैटर्न मिल सकता है। अब नेक्स्ट सोइल इज फॉरेस्ट सोइल। तो जो फॉरेस्ट एरियाज है वहां जो सोइल मिलती है उसको हम डिस्कस करते हैं। These soils are found in the hilly and mountainous area where sufficient rain forest are available. तो हमारे इंडिया में जो माउंटेनस एरिया है, जहां पे हिली फॉरेस्ट है, जहां पे रेन फॉरेस्ट है, वहां पर इस तरह की सोइल मिलती है। दिस सोइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंगली टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। They are loamy and silty in the valley side and coarse grained in the upper slope. तो जो स्लोप एरिया है, उस स्लोप एरिया में इसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े हैं, लेकिन नीचे के एरिया में ये इसका जो टेक्सचर है उस टेक्सचर बहुत लोमी प्रकार का है और सिल्टी है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय, तो हिमालय का जो अपर वाला जो पार्ट है जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, वहां दिस सोइल एक्सपीरियंस डिनंडेशन एंड द एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। यहां पर इस सोइल के अंदर स्लोप है, तो उस स्लोप की वजह से इसमें डिनंडेशन होता है, धीरे धीरे स्लोप से ये नीचे की तरफ जाती है, और उसमें ह्यूमस नहीं होने की वजह से, लो ह्यूमस होने की वजह से एसिडिक इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता जाता है। द सोइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड द एलुवियल फेंस आर फर्टाइल। क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आने लगेगी, इसमें मिनरल कंपोजिशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये फर्टाइल होती जाती है। कौन सी? फॉरेस्ट सोइल। नेक्स्ट, अब हमने जो सोइल्स है उसका जो हमने क्लासिफिकेशन देखा, कौन सी एलुवियल सोइल होती है, रेड सोइल हमने देखी, हमने एरिड एरिया की सोइल देखी है, फॉरेस्ट एरिया के सोइल देखे। अब इसके बाद में सोइल जो है, उस सोइल का इरोजन किस तरीके से हो सकता है, और उसका जो सोइल इरोजन है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो द चैप्टर सेज the denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. अगर कहीं पर सोइल है तो वो लूज हो गई, वो वहां से मूवमेंट हो रही है, उसका डिनंडेशन हो रहा है, और किसी वजह से, या तो विंड की वजह से, या रेन की वजह, वाटर जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से, या किसी और फैक्टर की वजह से उस सोइल का वहां से हट जाना, उसको हमने बोला है सोइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गोज ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। जहां पर सोइल इरोड होगी वहां नई रॉक नीचे से बेड रॉक अपर एरिया में आएगी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, जो हमने फैक्टर्स देखे थे, वहां वेजिटेशन, वहां का क्लाइमेट, वहां का टेम्परेचर, वहां डिकम्पोजर्स कौन से अवेलेबल हैं, उन सब के बेसिस पे उस सोइल का फॉर्मेशन होगा। दैट्स व्हाई चैप्टर सेइंग कि सोइल इरोजन और सोइल फॉर्मेशन दोनों बैलेंस एक्टिविटीज है, एक साथ पैरेलल चलते रहते हैं। Sometimes this balance is disturbed due to
ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन, अगर वहां डिफोरेस्टेशन कर दिया है तो वहां पे वेजिटेशन अवेलेबल नहीं है। ओवर ग्रेजिंग, अगर ग्रेजिंग कर दिया है तो जिस सोइल पार्टिकल्स को बाइंड होना था वो वहां बाइंड नहीं होंगे। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज, वहां पर अगर माइनिंग हो गई है तो नीचे वाली जो रोक है वो वहां से हट गई है तो वहां पर उस सोइल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड द वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, मैंने यही कहा कि अगर सॉइल है वहां से बहुत तेज रनिंग वाटर बहा तो वो अपने साथ में उस सॉइल को इरोड करते हुए चले जाएगा। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज, तो इस तरह से वहां पे डीप चैनल, गलीज, इस तरह से उसमें स्पेस बन जाती है। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नोन एज बेडलैंड। अब इस तरह से गलीज जो बन गए हैं, इस तरह से स्पेस जो बन गई है, यहां पर प्रॉपर प्लेन लैंड नहीं है तो वहां पर क्रॉपिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वहां एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करना परफॉर्म करना मुश्किल है, इसलिए हमने कहा बेडलैंड। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रवाइन्स, ये जो एरियाज है जहां पे इस तरह से गलीज बन गए हैं उस एरियाज को रवाइन कहा जाता है। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, एक साथ किसी एरिया में बहुत तेज वहां से पानी बहा तो ऊपर जो शीट है, जो सैंड की जो शीट थी, ऊपर जो सोइल है उसकी शीट थी, वो एक साथ वॉश अवे हो जाती है और अ लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। इन सच केसेस द टॉप सोइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नोन एज शीट एरोजन। तो इस तरीके से अगर एक साथ वहां से पानी बहा, बहुत तेज सरफेस वाटर था तो उसने ऊपर की सोइल को वहां से वॉश अवे कर दिया, इस इरोजन पैटर्न को हम बोलते हैं शीट इरोजन। नेक्स्ट इज जो अदर फैक्टर्स जो है, विंड ब्लोज लूज सोइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड इज नोन एज विंड इरोजन। अगर कहीं पर विंड जो एरिया है सोइल का, वहां बहुत तेज विंड चली तो उससे भी जो लूज पार्टिकल होंगे सोइल के वो वहां से हट जाएंगे। सोइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, अगर जो फार्मिंग है उसका डिफेक्टिव मेथड्स है, वो फार्मिंग जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे नहीं करके ओवर फार्मिंग, ओवर क्रॉपिंग जो है वो करने की वजह से वो जो सोइल है वो भी वहां से इरोड होने लगेगी। प्लफिंग इन अ रॉन्ग वे, अगर बहुत डेप्थ तक प्लफिंग की है तो नीचे तक की सोइल वहां से डिस्टर्ब होगी, उसका साइकिल खराब होगा। अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सोइल इरोजन, अगर वहां पर बहुत डेप्थ तक बहुत आसानी से पानी बहता रहे, इसके लिए उसमें डीप गलीज बनाए जाते हैं। वो जो टिलेशन है, वो जो क्रॉपिंग पैटर्न है, वो जो प्लफिंग है, उसकी वजह से वहां पर सोइल का इरोजन होगा। प्लफिंग अलोंग द कंटूर लाइन कैन बी डीएक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड ऑफ कंटूर प्लफिंग। इस तरह से कंटूर प्लफिंग करने की वजह से वहां पर जो वाटर बह रहा है वो उस सोइल को इरोड नहीं करेगा। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस, इस तरह से जो स्लोप एरिया है उस पर टेरेस बनाए हैं, अगर उस पर स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से किया हुआ है तो वहां पर भी वो जो टेरेस है वो उस सोइल को इरोड करने से, उस सोइल का डिनंडेशन जो है उसको रोक देंगे उस स्लोप पर। इट इज कॉल्ड टेरेस कल्टीवेशन restrict erosion. Western and Central Himalaya have well developed terrace farming. इस terrace farming की वजह से जो forest soil थी उसका denudation, उसका erosion वहां से रुक जाता है। Large field can be divided into strips. जो बहुत सारा एक बड़ा एरिया है फार्म का, अगर उसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बना दिया है और उसके बीच एरिया में ग्रास है या अदर प्लांटेशन हमने कर दिया है तो एक साथ जब विंड आएगी तो उस विंड के शॉक को वो जो बीच में ग्रास है वो एब्सॉर्ब कर लेगा, उससे जो विंड इरोजन, जो इस तरह का इरोजन है, जब हमने कहा कि विंड इरोजन जो हो रहा है वो उससे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर सेज द लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, तो जो विंड इरोजन होगा वो उससे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, टेरेस क्रॉपिंग हो गया, कंटूर प्लफिंग हो गया, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम वहां पर सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर्स, जब हम लैंड रिसोर्सेस को हमने देखा तब भी हमने देखा कुछ एरियाज हैं उनके बाउंड्री एरियाज में अगर हमने ट्रीज को ग्रोथ किया है, उसको एज शेल्टर यूज किया है, तो जो सरफेस रनिंग वाटर है, जो विंड है, इस ऐसे फैक्टर्स की वजह से उसके सोइल इरोजन को हम कम कर सकते हैं या फिर हम उसको रोक सकते हैं। सो प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर्स आर आल्सो वर्क्स in a similar way. Rows of such trees are called shelter belts.
These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and stabilizing the desert in western India. तो हमने जब सैंड जो एरिड एरिया था उसमें भी देखा कि जो थोनी बशेस जो है, झाड़ियां जो है, अगर हमने उन्हें ग्रो किया है वहां पर तो उस सैंडी एरिया में भी जो इरोजन है उसको रोक सकते हैं. तो इट वाज योर चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10 ज्योग्राफी, जिसमें हमने पहले रिसोर्सेज जो है उन्हें डिस्कस किया, उनके क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस किया, लैंड कैसे रिसोर्स की तरह यूज हो सकता है, लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो सकता है, उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं. इन्हीं के साथ में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया. एंड इन द थर्ड पार्ट वी हैव डिस्कस्ड द सोइल, इट्स टाइप, इट्स इरोजन, और उस इरोजन को रोकने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. In this chapter I have completed your first chapter. Thank you everyone.